गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कुछ केमिकल्स के बारे में, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, हम लोगों ने 4 केमिकल्स के बारे में पढ़ लिया था, है ना। 4 बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। जिनमें से एक तो कास्टिक सोडा तो ऐसा है जिसमें से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, है ना। बहुत सवाल आते हैं कास्टिक सोडा के अंदर से। चलिए, तो मैं एक बार क्विक रिकैप दे दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा पिछले 2 लेक्चर्स में। देखिए, हमने पढ़ा एक केमिकल सोडियम क्लोराइड के बारे में, है ना। नमक होता है सर, ये हमारे लिए तो केमिकल ही है, ठीक है। NaCl के बारे में पढ़ा, हमने जाना कि NaCl बनता कैसे है। सी वाटर का इवेपोरेशन कराते हैं तो बनता है, और लैब में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, याद होगा आप लोगों को। हमने इसके यूजेस भी पढ़े थे, है ना। इसके यूजेस में हमने एक यूज पढ़ा था कि इसका एक्वस सॉल्यूशन, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए तो आपको ये क्या बना के देगा, NaOH। इसका एक और नाम था, क्या कह रहे थे इसको, कास्टिक सोडा, ठीक है। कैसे बनता है ये देख लो एक बार फिर से मैं बता दूं कि आप जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, आई एम रियली सॉरी, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर NaOH मिलेगा, साथ में गैस मिलेगी क्लोरीन, और साथ में मिलेगा आपको H2। क्लियर हो रही है बात मेरी, ये भी गैस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इनमें से एक कैथोड पर मिलेगा, एक एनोड पर मिलेगा, आपको ये पता होना चाहिए। इस प्रोसेस को हमने एक नाम दिया था क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। क्या कह रहे थे इस प्रोसेस को हम, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। इस नाम से ये पेपर में अक्सर पूछ ली जाती है, ठीक है, अक्सर पूछ ली जाती है। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, NaCl का जो सॉल्यूशन हमने लिया है ना, इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, याद होगा आपको, इसको हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या नाम दिया था हमने इसको, ब्राइन सॉल्यूशन, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। फिर इसके बाद हमने NaOH के यूजेस देखे थे, प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक है। प्रॉपर्टीज जैसे कि ये बेसिक होता है सॉल्यूशन में, या कहते हैं एल्केलाइन होता है ना, पानी में डिसॉल्व होता है। फिर हमने देखा था कि ये जो क्लोरीन यहाँ से निकली, इसका यूज हम एक और रिएजेंट बनाने में, एक और केमिकल बनाने में करते हैं, और उस केमिकल का नाम क्या रखा था हमने, ब्लीचिंग पाउडर। क्या कह रहे थे इसको, ब्लीचिंग पाउडर। उस केमिकल को क्या कह रहे थे हम, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, CaOCl। कैसे बनाया जाता है एक बार फिर से देख लो कि आपके पास ड्राई स्लेट लाइन है, ठीक है। आप उसमें क्लोरीन गैस फ्लो कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, CaOCl। तो क्लियर होती है बात इतनी, ठीक है। साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने को कहे तो लिख दोगे, आसान है। अच्छा, फिर हमने इसके भी यूजेस देखे थे, प्रॉपर्टीज देखी थी, और फिर हमने एक कंपाउंड और पढ़ा था विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। इस नाम से ज्यादा नहीं जाना जाता, NaHCO3, ठीक है। इस नाम से ज्यादा नहीं जाना चाहता, इसको हम जानते हैं बेकिंग सोडा के नाम से। किस नाम से, बेकिंग सोडा के नाम से। यहां से भी सवाल आते हैं, है ना। क्या होता है बेकिंग सोडा, कैसे बनाया जाता है। हमने कहा था कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लो, उसमें CO2 पास कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। क्या, एक मिलेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। साथ में आपको मिलेगा NaHCO3। क्लियर होती है बात नहीं, ठीक है। इस तरह से हमने इन चारों के बारे में डिटेल में बात की थी। मैंने इन शॉर्ट आपको इनके मेनली प्रिपरेशन मेथड बताया, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं ये प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। अभी हमें 2 केमिकल्स के बारे में और पढ़ना है ना। कोशिश करेंगे कि एक केमिकल को आज की क्लास में कंसल्ट कर लें और एक को कल की क्लास में, ठीक है। वरना आज नहीं हो पाया तो कल ही हम दोनों केमिकल्स के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। इतना टाइम नहीं लेगा वो। चलिए, तो आज मैं उन दोनों केमिकल्स के बारे में आपको कुछ बताऊं, उससे पहले मैं आपको छोटा सा टर्म पढ़ाने जा रहा, विच इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। मैं आप लोगों को उन दोनों केमिकल्स के बारे में कुछ बताऊं, आपने नाम सुने होंगे, है ना। अभी 2 केमिकल्स कौन कौन से बच रहे हैं हमारे, मैं एक बार लिख दूं। एक तो हमारा बच रहा है Na2CO3.10H2, ठीक है ना। और एक हमारा बच रहा है कौन सा, CaSO4.12H2। ये 2 केमिकल्स बच रहे हैं, ठीक है। आपने इसका नाम खूब सुना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। घरों में करवाते हैं ना, है ना, ऊपर अपने, उसको हम क्या कहते हैं, POP। वो इसी से होती है।
क्लियर बात मेरी? उसमें जो सफेद पाउडर होता है ना, जो केमिकल इन्वॉल्व होता है उसमें पीओपी में, वो कौन सा होता है? CaSO4.2। इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और एक हमारा बच रहा है ये, विच इज आल्सो नोन Na2CO3.10H2। इसको हम कहते हैं डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ज्यादा फेमस नाम है वॉशिंग सोडा। क्या है इसका कॉमन नेम? वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो हमें पढ़ना है आगे इस चैप्टर में वॉशिंग सोडा के बारे में। ठीक है, जानेंगे क्या होता है ना। और हमें पढ़ना है इसी चैप्टर में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जिसको हम पीओपी भी पढ़ते हैं, है ना। आपका पैर वगैरह टूट जाए, हाथ वगैरह टूट जाए, हैं सर क्या कह रहे हो, मतलब आपने देखा होगा कभी किसी के हाथ पैर अगर टूट जाते हैं तो उसको प्लास्टर बांधा जाता है। डॉक्टर उसकी हड्डियां जोड़ने के लिए प्लास्टर बांध के रखता है, उसमें भी इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत काम के दोनों रिएजेंट है। यहाँ से आपको कुछ कुछ फील हो रहा होगा, वॉशिंग मतलब धोने से रिलेटेड कोई काम आएगा, ये कपड़े वगैरह धोने के काम आता था। आजकल तो इसका यूज बहुत कम किया जाता है। ठीक है, पहले के टाइम में बहुत काम आता था। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ एक सवाल उठता है कि सर Na2CO3 ठीक है, CaSO4 ठीक है, सॉल्ट है दोनों, सर ये 10H2 और हाफ H2 का क्या मतलब है? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है और इसी के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, इन दोनों को पढ़ने के लिए हमें पहले इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना पड़ेगा कि सर ये तो क्या बला है नहीं, .10H2 .12H2, ये क्या समस्या है बेटा? एक्चुअली में यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं, यहाँ 10H2 यहाँ हाफ H2, इनको हम पढ़ते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से। क्या कहते हैं इनको हम? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप सुनेंगे ध्यान से, टेंशन मत लो, क्लियर हो जाएगा क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहले इस बारे में बात कर लें, फिर इन दोनों केमिकल्स की बात करेंगे। सुनेंगे ध्यान से, सुनो। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास कोई सॉल्ट है, समझना ध्यान से। जस्ट इमेजिन मेरे पास कोई सॉल्ट है, जैसे कॉपर सल्फेट। कौन सा? कॉपर सल्फेट। इसमें मैंने क्या भरा हुआ है? केवल कॉपर सल्फेट। क्लियर हो गई बात मेरी? अब मैंने इसमें ऐड कराया कुछ अमाउंट में वाटर। ठीक है, मैंने क्या ऐड कराया? कुछ अमाउंट में वाटर, मैंने पानी ऐड करा दिया। ठीक है, मैंने पानी ऐड करा दिया, तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर हो गई बात मेरी? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, बट इसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के साथ केमिकली कंबाइन भी हो जाएंगे। अरे भाई सॉल्यूशन क्या होते हैं? ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन क्या होते हैं? आपने पढ़ा है सॉल्यूशन होता है सर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, पढ़ा है ना लास्ट क्लास में। सॉल्यूशन किसको कहते हैं सर? जिसमें एक सॉल्यूट हो, एक सॉल्वेंट हो, एक घोलने वाला हो, एक घुलने वाला हो। सही बात है। जैसे मैंने वाटर में डिसॉल्व किया शुगर को, किसको? शुगर को, तो डिसॉल्व हो गई। क्लियर हो रही है बात नहीं? क्या इन दोनों के बीच में कोई केमिकली कॉम्बिनेशन हुआ, केमिकली कुछ नया मटेरियल बना, कोई नई चीज बन गई हो? ऐसा नहीं होता। केवल ये दोनों आपस में कुछ इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं, कुछ इंटरेक्शन से। कुछ बात समझ में आ रही है मुझे? मैं क्या कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच में जब आप इन दोनों को डालोगे तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को आप मेरी को? कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि शुगर वाटर के साथ जुड़ जाए, है ना, कि कोई नया कंपाउंड बना ले, ऐसा नहीं होता। जबकि मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर रहा हूं, कॉपर सल्फेट में वाटर ऐड कर रहा हूं, तो वाटर के 5 मॉलिक्यूल किसके साथ जुड़ जाएंगे? कॉपर सल्फेट के साथ, और क्या बना देंगे? CuSO4.5H2। इसको हम कहेंगे अब पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट। हाइड्रेट मतलब वाटर, क्या कहेंगे? पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट। कुछ बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं? फिर से मैंने क्या कहा कि आपके पास कोई सॉल्ट है ना, कोई सॉल्ट है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर। जैसे मैं बात कर लूं Na2CO3 की, किसकी? Na2CO3 की। तो Na2CO3 मेरे पास एक चाइना डिश में रखा हुआ है, सॉलिड होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको डिसॉल्व किया कुछ अमाउंट ऑफ वाटर में, ठीक है, डाल दिया वाटर में। अब क्या होगा? ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इसका पहले केमिकल फॉर्मूला क्या था? Na2CO3। क्लियर है बात मेरी? अब जब आप इसको वाटर में डालोगे तो वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स, ध्यान से, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स इससे केमिकली कंबाइन हो जाएंगे। क्या कहा? वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स यहां से इसके साथ केमिकली कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? Na2CO3.10H2।
क्लियर बात मेरी। अब इस सॉल्ट को हम कहेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट। और सिंस यहां 10 मॉलिक्यूल हैं H2O के, तो इसका कंप्लीट नेम क्या होगा? डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। कुछ कुछ बात समझ में आ रही? डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, और इसी को हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। कुछ कुछ फील हो रहा है ना? फिर से देख लो, एक और एग्जांपल देख लो। जैसे जस्ट इमेजिन मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और मेरे पास कॉपर सल्फेट कैल्शियम सल्फेट है CaSO4। जब मैं CaSO4 को इसमें डालूंगा तो दो मॉलिक्यूल किसके? वाटर के कंबाइन हो जाएंगे, केमिकली कंबाइन हो जाएंगे। किसके साथ? कैल्शियम सल्फेट के साथ। तो क्या बन जाएगा? CaSO4.2H2। ठीक है, ये जो वाटर यहां जुड़ रहा ना, केमिकली कंबाइन हो रहा, किसके साथ? सॉल्ट के साथ। इस वाटर को ही हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही क्यों कहा? कुछ और का वाटर क्यों नहीं कहा कि वाटर ऑफ कुछ और कह देते कि वाटर ऑफ ए, वाटर ऑफ बी? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? इसको क्रिस्टलाइजेशन ही क्यों कहा कि क्रिस्टलाइजेशन का वाटर? एक्चुअली में ये होता है कि जो 10H2O जुड़े यहाँ पर, ये जो 2H2O जुड़े यहाँ पर, जैसे मैं कॉपर सल्फेट लिख रहा था CuSO4.5H2O, तो 5H2 जुड़े यहाँ पर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल है? 5। तो ये 5 जो मॉलिक्यूल हैं, या ये 2 जो मॉलिक्यूल हैं, ये या जो 10 जो मॉलिक्यूल जुड़े हैं सोडियम कार्बोनेट में, ये एक डेफिनेट अरेंजमेंट में, डेफिनेट स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं इन मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ। बात समझ में आ रही है? एक डेफिनेट अरेंजमेंट में आ जाते हैं। CuSO4 के चारों तरफ एक डेफिनेट मैनर में अरेंज होगी 5 मॉलिक्यूल वाटर के, है ना। Na2CO3 के चारों तरफ 10 मॉलिक्यूल वाटर के डेफिनेट मैनर में अरेंज होगी, ठीक है। सिमिलरली CuSO4 के चारों तरफ 2 मॉलिक्यूल वाटर के डेफिनेट मैनर में अरेंज होंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी जाके जुड़ जाएगा, अरेंज हो जाएगा, यानी कि ये एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बना देंगे किसकी? इस पर्टिकुलर कंपाउंड की, ठीक है, यानी कि ये क्रिस्टल बना देंगे। क्रिस्टल की खास बात यही होती है कि उसकी स्ट्रक्चर डेफिनेट होती है, एक फिक्स स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टल की, इसीलिए इस पानी को हमने क्या कहा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? इतना ध्यान रखना है कि केमिकली कंबाइन वाटर जो है, केमिकली कंबाइन जो वाटर है किसी सॉल्ट के साथ, उस वाटर को हम क्या कहेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। देखो एक बहुत सीधा सा एग्जांपल दूं मैं आपको पता है मिश्री कैसे बनाई जाती है? मिश्री जानते हो कैसे बनाई जाती है? हैं? देखो आपको पता है क्या करते हैं, सुनो ध्यान से सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने कभी चाशनी बनाई है? मिश्री छोड़ो, चाशनी बनाई है? चाशनी बिल्कुल बनाई होगी आपने। सुनो, मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा पानी लिया, ध्यान से सुनना, अभी समझ में आएगा क्रिस्टलाइजेशन से मतलब क्या है। मैंने पानी लिया, ठीक है, जस्ट इमेजिन मैंने 1 लीटर पानी लिया, 2 लीटर पानी लिया, ठीक है, और इसमें मैंने आधा किलो चीनी मिला दी, है ना, या एक किलो चीनी मिला दी, ठीक है। 2 लीटर पानी लिया, उसमें 1 किलो चीनी मिला दी, क्या घुल जाएगी? क्या नहीं घुलेगी। सब जानते हैं यार 1 किलो चीनी थोड़ी घुलेगी 2 लीटर पानी में, नहीं घुलेगी सर। बट अगर मैं इसको गर्म करूं बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करूं, करता गया, ठीक है, तो क्या ये चीनी जो घुल नहीं रही थी घुलने लगेगी? बिल्कुल घुलने लगेगी सर। चाशनी इसी ऐसी तो बनाते हैं, है ना। पूछना भैया, मम्मी से जाके पूछना इस लेक्चर के बाद कि मम्मी चाशनी कैसे बनाते हैं, तो मम्मी बताएगी कि बेटा एक काम करते हैं कि पानी लेते हैं, उस पानी में चीनी डाल देते हैं। वो चीनी इनिशियली तो घुलती नहीं है, लेकिन जब टेम्परेचर दिया जाता है तो वो चीनी घुल जाती है। क्लियर हुई बात मेरी? ठीक है। अच्छा, अब सुनो, जब मैं इसको वापस ठंडा करूंगा, ध्यान से सुनो, घुली क्यों चीनी? समझ में आ रहा है? ये चीनी घुली क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, ठीक है। जब मैं इस चीनी को या इस सॉल्यूशन को, इस चाशनी को जो मैंने बनाया, इसको मैं ठंडा करूंगा, तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल, आपको पता है ठंडा करने पर चाशनी वापस सॉलिड फॉर्म में चली जाएगी, हाँ या ना? ठंडा करने पर चाशनी वापस सॉलिड फॉर्म में चली जाएगी, जम जाएगी। क्या होता है एक्चुअली कि जो वाटर मॉलिक्यूल उनको घोल रहे थे, अब उनके चारों तरफ एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं, केमिकली कंबाइन कर लेते हैं, और अब जो बना उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल। अब जो ठंडा करने के बाद आपको मिला ना उस चीनी का,
वो कौन सी फॉर्म होती है? क्रिस्टल फॉर्म, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से अरेंज हो, और इस प्रोसेस को हम क्या पढ़ते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया। ठीक है, वापस से आ जाओ, आपको केवल इतना देखना है क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सर बहुत कुछ नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है केमिकली, ये चीज याद रखना कि केमिकली कंबाइन जो वाटर होगा, केमिकली कंबाइन वाटर मॉलिक्यूल विद ए सॉल्ट, वाटर मॉलिक्यूल्स विद अ सॉल्ट क्या कहलाएंगे या क्या बनाएंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि किसी भी सॉल्ट के साथ एक टाइम में 10 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो दूसरे टाइम में 20 जुड़ जाएंगे या तीसरे टाइम में 30 जुड़ जाएंगे ना, एक सॉल्ट के चारों तरफ एक डेफिनेट मैनर में ही हमेशा ये वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और एक जैसी क्वांटिटी में। क्लियर होती है बात इतनी? ठीक है, समझ में आया होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ ये क्या है 10s2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ ये हाफ s2 क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और जैसा मैंने एक लिखा अभी CaSO4.2s2, तो यहाँ 2s2 क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर हो रही है बात मेरी? जैसे मैंने लिखा CuSO4, याद होगा आपको, CuSO4.5s2, ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब आपको एक बात और बताऊं कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये इसके स्ट्रक्चर पे तो फर्क डालेंगे। अभी मैंने बोला ना यार, चारों तरफ से घेर लेगा, है ना, डेफिनेट मैनर में अरेंज कर देगा, तो स्ट्रक्चर में तो फर्क डालेगा। क्या इसकी और प्रॉपर्टीज भी चेंज करेगा कॉपर सल्फेट की? बिल्कुल करेगा। आपको एक बात बताऊं, हम चिल्लाते रहते हैं कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये कहते रहते हैं, एक्चुअली में कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का नहीं होता। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ऐसे लिखते थे हमेशा। मैं हमेशा यही कहता था कि आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का। क्यों होता है ब्लू कलर का? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में उसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए होंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड होने की वजह से कॉपर सल्फेट में, ठीक है, ये कैसा होता है? ब्लू कलर का। अगर मैं इसको ड्राई कर दूं, ध्यान से, अगर मैं इसको ड्राई कर दूं और ड्राई CuSO4 की बात करूं तो ये ब्लू कलर का नहीं होगा, कलरलेस होता है। क्लियर होती है बात मेरी इतनी? ठीक है, समझ में आया होगा। फिर से सुन लो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब केमिकली कंबाइन जो वाटर है। ठीक है, अच्छा, इस पर बेसिक एक्टिविटी भी है, उसको हम देखेंगे बाद में। अभी हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कल की क्लास में देखेंगे, आज हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा। ये कहानी मैंने केवल इसलिए बताई ताकि आप वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो। क्या होता है वॉशिंग सोडा? सर वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3.10H2, इसे हम क्या कहेंगे? वॉशिंग सोडा। ठीक है, अच्छा, एक और नाम डेकाहाइड्रेटेड, है ना, सोडियम कार्बोनेट। 10 हाइड्रेट, हाइड्रेट यानी पानी, 10 पानी के मॉलिक्यूल हैं तो डेकाहाइड्रेटेड। डेका मतलब 10, हमारी केमिस्ट्री के अंदर डेका को 10 बोलते हैं। ठीक है, 10 को डेका बोलते हैं, ऐसे कह दो, है ना, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, या इसी को हम क्या कहेंगे? वॉशिंग सोडा। पेपर में आएगा तो इसी नाम से आएगा, इसका ये नाम कोई नहीं पूछेगा जो मैंने अभी बताया, डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, कोई नहीं पूछता इसका ये नाम, इसी नाम से है। ठीक है, अच्छा, अब सुनो इसको बनाया कैसे जाता है। तो आपको ध्यान है, आपने लास्ट क्लास में बेकिंग सोडा बनाया था क्या? बेकिंग सोडा बिल्कुल बनाया था सर। कैसे बनाया था? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, क्या बन जाता है बताओ? सर बन जाता है Na2CO3। ठीक है, आई एम सॉरी NaH4, आई एम रियली सॉरी, Cl प्लस NaHCO3। हाँ है ना? ठीक है, आई एम रियली सॉरी, गलत लिखा मैंने, NaHCO3 बन जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो NaHCO3 है, इसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा? मैंने बताया था आप लोगों को कि भैया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कह दो बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा, इसको हीट करने पर 3 चीजें बनती है। एक तो बनता है Na2CO3, लिखवाया था, साथ में बनेगा वाटर और साथ में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर दो 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां ये जो मिला Na2CO3, इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, या इसे ही हम पढ़ लेते हैं सोडा ऐश। क्या पढ़ते हैं इसको? सोडा ऐश। क्लियर इतना? ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। एक छोटी सी नई बात मैंने आपको बताई कि Na2CO3 को हम क्या कह देते हैं? सोडा ऐश या सोडियम कार्बोनेट। क्यों कहते हैं सोडा ऐश? क्योंकि इसको हीट करने पर 2 चीजें निकली,
वाटर वेपर की फॉर्म में निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में निकल गई, ठीक है। अब बचा क्या रह जाएगा, Na2CO3, है ना। जैसे लकड़ी जलाने के बाद सब कुछ निकल जाता है ना राख को छोड़ के, क्लियर हो गई बात मेरी। तो इसको आप जला रहे हो, हीट कर रहे हो, तो हीट करने के बाद सब कुछ निकल जाएगा, केवल ये बचेगा राख जैसा कुछ, तो इसको हमने क्या कहा, सोडा ऐश। इस सोडा की ऐश, क्लियर इतना, ठीक है। चलो, तो Na2CO3 मिल गया मेरे को यहाँ से। अब ये जो Na2CO3 है, ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इसको अगर मैं 10 मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करा दूं, या कह दूं कि इसमें ऐड करा दूं 10 मॉलिक्यूल वाटर के, तो क्या बनेगा सर, Na2CO3.10H2। और इसी को आप क्या कह रहे थे सर, हम इसे कह रहे थे, हम इसे पढ़ रहे थे वॉशिंग सोडा के नाम से। किस नाम से पढ़ रहे थे, वॉशिंग सोडा के नाम से। समझ में आया कैसे बनाया जाता है, बहुत आसान मेथड है, याद रखना भी इसको, बहुत ज्यादा आसान है। तो प्रिपरेशन मेथड है, इसको बनाने के लिए मेनली यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का, ठीक है। अल्दो आजकल ये नहीं बनाया जाता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आजकल इसकी जरूरत नहीं है, इसके जगह हम आजकल डिटर्जेंट और सोप्स का यूज करते हैं, साबुन और डिटर्जेंट्स का, ठीक है, उनका ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। वापस से सुन लें, मैंने ये बनाना सीख ही लिया था, ठीक है। यहाँ एक नई चीज देखी बस, कि इसको हम क्या कह देते हैं, सोडा ऐश। अब इस सोडा ऐश में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करा तो क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा, क्लियर इतना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ सोडा ऐश, ठीक है। जैसे आपको मैं यही बता दूं कि ये अल्कलाइन होता है नेचर में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, वरना सब मिल जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और साथ में हम बात करेंगे किस बारे में, इसके यूजेस के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का, विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है। तो आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझ में आया होगा आज की क्लास में। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लें। एक और बात कि कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल के लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीक जो लेक्चर आएंगे, दोनों लेक्चर में मैं रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। दोनों लेक्चर में मैं रिवीजन कराऊंगा, तो आप ये देख लें कि जो भी आपको इस चैप्टर में डाउट है वो मुझे मैसेज करके बता दें, ठीक है। मैं उन सब डाउट्स को उन 2 लेक्चर्स में ले लूंगा, ठीक है। केवल कोशिश नहीं करेंगे, ले ही लेंगे, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो 3 भी बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 4 भी बना देंगे, पर अच्छे से आपको ये चैप्टर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर थ्योरेटिकल चीजें हैं इसमें, जहां समझाने का था वहां मैंने समझाया भी, तो ज्यादातर याद ही रखना है इसमें। जैसे रिएक्शंस आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन याद रखना है, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल याद रखने हैं, जैसे जो मैंने बोर्ड पे लिखे थे, ठीक है, जो मैं आपको नोट्स में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में से एक बार पढ़ लें इस चैप्टर को, नोट्स में से एक बार फिर से रिवाइज कर लें इस चैप्टर को, और कोई भी डाउट हो आप मुझे सेंड कर दें, ठीक है। अगर मैं वहीं समझा पाया तो बहुत बढ़िया, वरना उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक नहीं 2 वीडियो तो कम से कम रिवीजन की बनेगी, ठीक है। आपके कोई डाउट्स होंगे तो उनको मैं स्पेशली दे दूंगा। इसके साथ साथ एक वीडियो में मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके, है ना, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सबको भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।